आज का हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ पहले स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करके उनकी सहायता से उस सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या प्रश्न है, सारणी जो दे रखी है वो है 1 - 3 2 4 - 1 2 3 5 और 2। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात हमको करना है कि इस सारणी के पहले स्तंभ के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं और साथ में इस सारणी का मान भी ज्ञात करना है। तो कैसे कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि पहले स्तंभ के सबसे पहले जो अवयव है उनको लिखेंगे। पहला स्तंभ का पहला अवयव है A11, पहला स्तंभ का दूसरा अवयव है A21 और तीसरा अवयव है A31 बराबर 3। इन तीनों अवयवों के उपसारणिक और सहखंड हमको ज्ञात करने हैं। तो क्या होगा कि पहले स्तंभ के अवयवों के, ये हमको ज्ञात करना है कि पहले स्तंभ के अवयवों के सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं उपसारणिक। तो हमको A11 का उपसारणिक सबसे पहले ज्ञात करना होगा। A11 बराबर 1 का उपसारणिक, पहला स्तंभ का पहला अवयव है A11 बराबर 1। इसका उपसारणिक को हम M11 से शो करेंगे। एक को इस तरह से दबाएंगे, कौन सा सारणिक बचेगा? -1 2 5 2। और इस सारणिक को जब हल करेंगे तिरछा गुणा से हल होगा। 2 गुणा 2 क्रम का सारणिक -1 × 2 यानी कि -2, इसका गुणा इससे करेंगे और -5 × 2 यानी कि 10, -12 आएगा। इसका उपसारणिक 1 का उपसारणिक। पहला स्तंभ का जो दूसरा अवयव है 4 जो A21 है, A21 बराबर 4 का उपसारणिक M21, ये भी ज्ञात करना है हमको। 4 को इस तरह से दबाएंगे, क्या बचेगा? 3 2 5 और 2, सॉरी -3 है, -3 2 5 2। हल करेंगे -6 और -10 यानी क्या आएगा? -16 M21 का मान यानी कि A21 का उपसारणिक अवयव 4 का उपसारणिक। अब है पहला स्तंभ का लास्ट अवयव है A31, A31 बराबर 3 का उपसारणिक M31 बराबर, इस तरह से M31 को दबाएंगे 3 को, तो कौन कौन से अवयव बचेंगे? -3 2 -1 2। हल करेंगे 2 गुणा 2 क्रम की सारणी को, इसका गुणा इससे -6 और -10 का 2, -6 और बीच में एक माइनस ऑलरेडी आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 यानी कि -4। उसके बाद लिखेंगे 1 नंबर ये ज्ञात कर ही लिया। सेकंड पूछा है कि पहले स्तंभ के जो पहला कॉलम है उसके सभी अवयवों 3 एलिमेंट है
के सहखंड सबसे पहले करेंगे 11 बराबर 1 का सहखंड F11 बराबर सहखंडों को हम कैपिटल F से शो करते हैं। F11 बराबर फॉर्मूला होता है -1 सहखंड ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। जैसे हमको Fij का फॉर्मूला इस तरह से आएगा -1 तो -1 सम है तो M11 बचेगा। F11 का मान M11 के बराबर ही रहेगा, यानी कि F11 का जो मान आएगा वो आएगा -12। नेक्स्ट है A21 बराबर 4 का सहखंड F21 बराबर -1 की पावर 2 प्लस 1 M21 यानी कि माइनस का M21 माइनस की पावर क्या है, -1 की पावर विषम है, ओड है, तो माइनस का आएगा M21 और M21 का जो मान है वो है -16 यानी -16। नेक्स्ट है A31 बराबर 3 का सहखंड F31 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 डॉट M31 -1 की पावर क्या है, इवन है, सम है, तो M31 ही आएगा और M31 की जो वैल्यू है -4 है, तो F31 का मान भी -4 ही रहेगा। तो प्रश्न में हमसे ये पूछा गया था कि इस सारणी के पहले स्तंभ के जो सभी अवयव है, यहाँ पर 3 अवयव पहले स्तंभ में, पहले कॉलम में, उसके सभी अवयवों के उपसारणी पूछे थे और सहखंड पूछे थे। और लास्ट में 3 नंबर क्या पूछा था कि इस सारणी का मान भी ज्ञात करो। तो सारणी का मान हम 2 तरह से ज्ञात कर सकते हैं। 3 नंबर सारणी को हल कर रहे हैं, पहले स्तंभ या पहली पंक्ति के अनुदिश या दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति किसी के भी अनुदिश हम प्रसरण कर सकते हैं। प्रसरण करेंगे तभी मान ज्ञात होता है। प्रसरण कर रहे हैं तो 1 प्लस का लेना है, इस तरह से क्या बचेगा -1 2 5 2। उसके बाद अगला लेना है माइनस का 3 चिन्ह हमको पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से स्टार्ट होते हैं। और हम R1 यानी कि ये R1 है, पहली पंक्ति है, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर प्रसरण कर रहे हैं। तो अगला जो अवयव है ऑलरेडी पहले से माइनस का है और उसको माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो -3 को इस तरह से दबाएंगे, क्या बचेगा 4 2 3 2। और नेक्स्ट है लास्ट 2 किसका लेना है, प्लस का लेना है। यहाँ पर 2 को दबाएंगे, क्या बचेगा 4 -1 3 और 5। सोल्व करेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 10 तिरछा गुणा से गुणा 1 प्लस 3 इंटू 8 -6 प्लस 2 इंटू 20 और 3 किसका है, माइनस का है, तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 12 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 23 -12 प्लस 6 प्लस 6
46 माइनस 12 प्लस 52, 52 में से जब 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 40 बचेगा। तो इस सारणी का जो मान ज्ञात करना था उसका मान आएगा 40। एक तरीका और है इस सारणी का मान ज्ञात करने का, और हमको इसी तरह से ज्ञात करने में सरलता होगी। 3 नंबर ज्ञात कर रहे हैं। पहले स्तंभ के सहखंडों के प्रयोग से सारणी का मान डेल्टा बराबर, सारणी को डेल्टा मान लीजिए स्टार्ट में ही, डेल्टा बराबर यहाँ पर पहले स्तंभ के हिसाब से, पहले स्तंभ के सहखंडों के हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा इस सारणी का मान ज्ञात करने का, वो बनेगा A11 F11 प्लस A21 F21 प्लस A31 इंटू F31। इसी तरह से हम दूसरे स्तंभ से अगर ज्ञात करना चाहते हैं सहखंडों का प्रयोग करके, उससे भी आंसर वही आएगा। अदरवाइज अगर ऐसा फॉर्मूला हो A11 F21 A21 F31 A31 F11, इस तरह से अगर फॉर्मूला है ये, तो इस सारणी का मान 0 होगा। इसका जो हल होगा, ये सूत्र है, यहाँ से इसका मान 0 होगा। जो फॉर्मूला बनेगा इक्वल बनेगा, यहाँ 11 है तो यहाँ भी 11, अवयव का उसके संगत सहखंड से गुणा करना होगा, उसके संगत सहखंड से। A11 का F11 से, A21 का F21 से, A31 का F31 से। इस तरह से 6 फॉर्मूले बनते हैं 3 पंक्तियों से और 3 स्तंभों से। यहाँ पर हम पहले स्तंभ के सहखंडों का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कर रहे हैं। A11 का मान क्या है, 1 है, और इसका सहखंड क्या है, सहखंड है इसका मान, इसका 12 है F11 का मान, प्लस A21 का जो मान है वो है 4, और F21 का मान है, F21 का जो मान है वो है प्लस का 16, प्लस A31 का मान 3 है और F31 का मान -4 रख देंगे। यहाँ से आएगा -12 प्लस 64 -12, -12 और -12 मिलकर -24 हो जाएगा, प्लस 64 में से 24 घटाएंगे क्या बचेगा, 40 बचेगा। कोई जरूरी नहीं है पहले स्तंभ के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणी का मान ज्ञात करो। किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति के अनुदिश किसी पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला इस तरह बनेगा, इक्वल संगत सहखंड से गुणा होगा, इस तरह संगतों से 21 21 31 31, इस तरह से 40 आंसर आएगा। और डायरेक्ट भी हम इसका प्रसरण हमने करके तुमको बताया था कि पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर वहां से भी आंसर 40 ही आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। सारणी को स्टार्ट में डेल्टा लेते हैं और सारणी क्या है कि HG H B
ये सारणिक हमको दिया गया है, हमने डेल्टा के बराबर मान लिया। हमसे ज्ञात क्या करवाना है कि इसका पहले स्तंभ के अवयव का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए और साथ में इस सारणिक का जो मान है उसको भी ज्ञात कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर उपसारणिक। उपसारणिक से पहले हम अवयव लेते हैं कि पहले स्तंभ के अवयव यानी कि एलिमेंट, पहले स्तंभ के अवयव के लिए अपन, क्योंकि हमसे पहले स्तंभ के अवयव भी पूछे थे, तो पहले स्तंभ के अवयव क्या होते हैं? 11, 21 और 31। 11 बराबर है A, 21 बराबर H और 31 इक्वल टू G। इन तीनों अवयवों के A, H और G, इन तीनों अवयवों के हमको उपसारणिक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले उपसारणिक माइनर ज्ञात करेंगे। तो 11 का उपसारणिक, 11 का उपसारणिक M11 इक्वल टू 11 कौन सा अवयव है? A है। इस A को इस तरह से दबाएंगे तो क्या बचेगा? B, F और C। इच्छा गुना से BC माइनस F स्क्वायर। नेक्स्ट है A21 का उपसारणिक M21 इक्वल टू H है A21, इसको दबाएंगे क्या बचेगा? H G F C, क्या आएगा? CH माइनस FG। नेक्स्ट है A31 का उपसारणिक बराबर M31 इक्वल टू M31 ये है, इसको दबाएंगे क्या बचेगा? H G B और F, क्या आएगा? HF या FH माइनस BG। सेकंड है पहले स्तंभ के सभी अवयवों के सहखंड। सबसे पहला स्तंभ का पहला अवयव है A11 इक्वल टू A का सहखंड F11 इक्वल टू -1 I प्लस J MIJ, यानी क्या आएगा? M11। पहले तुमको बताया था कि यदि ये योग सम है, 1 और 1 2 सम है, तो F11 का मान M11 के बराबर ही रहेगा। यदि विषम है तो F11 का मान और M11 का मान के चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। तो M11 का जो मान है वो है CH माइनस FG। सॉरी, M11 का जो मान है वो है BC माइनस F स्क्वायर। अगला है A21 का सहखंड F21 बराबर A21 का सहखंड F21 बराबर 2 और 1 3 विषम है, तो F21 का मान क्या हो जाएगा? माइनस का M21 हो जाएगा, माइनस का M21। तो माइनस का M21 का मान है CH माइनस FG, माइनस को अंदर गुना कर सकते हैं तो FG प्लस का हो जाएगा माइनस का CH। और लास्ट है पहला स्तंभ का लास्ट अवयव है A31। A31 का सहखंड F31 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
3 और 1 4 क्या है, इसका योग क्या है 4, इवन है। जब योग इवन आता है तो F31 की वैल्यू M31 की वैल्यू के इक्वल होती है। तो M31 के बराबर होगा, यानी कि FG माइनस B, ये जगह FH माइनस BG। दो आंसर हो गए, 1 नंबर उपसारणिक, 2 नंबर सेकंड किसके, पहले स्तंभ के अवयवों के। 3 नंबर है इस सारणी का मान भी ज्ञात कीजिए। तो सारणी का मान किस तरह ज्ञात करेंगे। 3 नंबर, पहले स्तंभ या प्रथम स्तंभ के सहखंडों के प्रयोग से सारणिक, जो सारणिक हमको दी गई है, प्रश्न दिया गया है, उसका मान, सारणिक का मान डेल्टा इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, पहले स्तंभ के सहखंडों के प्रयोग द्वारा A11 F11 प्लस A21 F21 प्लस A31 F31 पहले स्तंभ के अवयवों का उनके संगत सहखंडों से गुणनफलों का योग ही सारणी का मान होता है। मान रखेंगे, A11 का मान A है और F11 का, इसका संगत सहखंड क्या है, BC माइनस H स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट है दूसरा एलिमेंट H, A21 की वैल्यू H है, F21 का क्या है, FG माइनस CH प्लस A31 क्या है, G है, और F31 क्या है, FH माइनस BG। थोड़ा इसको हल करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, कुछ कटेगा उसको काटेंगे, बाकी आंसर है लास्ट ABC AF स्क्वायर प्लस FGH माइनस CH स्क्वायर प्लस FGH माइनस BG स्क्वायर। FGH और FGH मिलकर 2FGH कर देंगे, बाकी और कुछ जुड़ नहीं रहा है। AF स्क्वायर CH स्क्वायर BG स्क्वायर, इन दोनों को जोड़कर 2 कर देना, 2FGH। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन कि दी गई सारणी का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार यह माना डेल्टा इज इक्वल टू 3 माइनस 11 1 5 0 0 माइनस 10 3 और 0। इस सारणी का मान ज्ञात करना है। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश हम इसका प्रसरण कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गणना सरल कब होती है, प्रसरण करने में सबसे ज़्यादा फायदा कब होता है, जब किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में सबसे ज़्यादा जीरो हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको सबसे ज़्यादा फायदा कब होगा, जब हम या तो दूसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करें
क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जीरो है, या फिर हम पहले तीसरे स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करें, तीसरे स्तंभ में सबसे ज़्यादा जीरो है। तो ऐसा करते हैं, आंसर सेम आएगा, किसी भी पंक्ति के अनुदिश कर सकते हो, पहली पंक्ति के अनुदिश भी कर सकते हो। तो हम दूसरी पंक्ति के अनुदिश यानी कि R2 रो का मतलब होता है पंक्ति, दूसरी पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसरण कर रहे हैं। R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर पहली पंक्ति के अनुदिश भी कर सकते हैं प्रसरण, आंसर सेम आएगा। जिसमें सबसे ज्यादा शून्य हो उसी के अनुदिश प्रसरण करने से गणना सरल होती है। दूसरी पंक्ति के जो अवयव है वो है 5 0 0। तो चिन्हों का विशेष ध्यान देंगे, हमारे जो चिन्ह हैं वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से होते हैं। सारणी के तृतीय क्रम के सारणी के जो चिन्ह होते हैं इस तरह से होते हैं। हम दूसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं। सबसे पहला जो है चिन्ह लेना है, 5 को लेना है माइनस का, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस लगा देंगे। उसके बाद जो भी संख्या यहाँ पर है उसको लिख देंगे, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो। यहाँ पर 5 प्लस का है, उसको ऐसे कैसे लिख देंगे 5 माइनस, इस चिन्ह के हिसाब से प्रसरण के हिसाब से लगा दिया। 5 को इस तरह से दबाएंगे, क्या बचेगा माइनस का 11 1 3 और 0। दूसरी पंक्ति के अनुदिश हम प्रसरण कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति का जो अवयव है नेक्स्ट 0 है, 0 किसका लेना है प्लस का लेना है। 0 को दबाएंगे, सेंटर का अवयव है बीच का, उसको दबाएंगे, क्या बचेगा 3 1 माइनस 10 और 0। नेक्स्ट है 0 प्लस माइनस प्लस माइनस, चिन्ह लगेगा माइनस का, तो इस 0 को दबाएंगे, इस तरह से दबाएंगे, तो क्या बचेगा 3 माइनस 11 माइनस का 10 और 3 माइनस 5 इंटू तिरछा गुणा से 2 गुणा 2 क्रम का सारणिक हल होता है। माइनस 11 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, माइनस लगाएंगे 3 गुणा 1 3 हो जाएगा, आगे प्लस 0 का किसी भी संख्या से या किसी भी सारणिक से जब गुणा करते हैं तो ये टोटल 0 हो जाता है। यहाँ पर 0 गुणा इस सारणी को करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 0 गुणा ये करेंगे तो 0 आएगा। तो माइनस 5 इंटू माइनस 3 यानी कि इस सारणी का जो मान है वो 15 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 आंसर आएगा इस सारणी का मान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है कि एक सारणी दी गई है 1AB माइनस A 1C माइनस का B माइनस का C और D। क्या प्रूफ करना है? इस सारणी का मान हमको दिया गया है, हमको ये लेकर आना है, इसका हल दिया गया है, आंसर दिया गया है क्या है कि 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। इस सारणी का जो मान है वो ये लेके आओ, तो हमको सारणी हल करना है। माना डेल्टा बराबर सारणी को डेल्टा नाम दिया है, या फिर LHS बराबर भी लिख सकते हैं, LHS बराबर
तो यहाँ पर जीरो तो है नहीं, तो किसी भी पंक्ति स्तंभ के अनुदिश हम प्रसरण कर सकते हैं। तो R1 से प्रसरण करने पर या R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर पहली पंक्ति के अनुदिश, इस पंक्ति के अनुदिश R1 के अनुदिश, ये पहली पंक्ति है हमारी। डेल्टा बराबर या LHS बराबर पहली पंक्ति का पहला अवयव है, इस पंक्ति के अनुदिश कर रहे हैं प्रसरण एक को दबाएंगे, क्या बचेगा 1C -C और 1। अगला है A और अगला है B। पहली पंक्ति के जो अवयव होते हैं वो चिन्ह होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस ये माइनस ये प्लस। नेक्स्ट है ए को दबाएंगे, क्या बचेगा -AC और -BA। नेक्स्ट है B, इस B को दबाएंगे, कौन कौन से एलिमेंट रह जाएंगे, माइनस का A और माइनस का B और माइनस का C। 3 क्रम की सारणी 2 क्रम में ट्रांसफर हुई। उसके बाद इसको तिरछा गुना से हल करेंगे, A और C², किसका है यहाँ पर माइनस का, क्या हो जाएगा प्लस का C² -A इंटू इसका गुना इससे करेंगे तो -A और प्लस का BC, -BC है, क्या हो जाएगा +BC प्लस B इंटू इसका गुना इससे करेंगे तो क्या आएगा प्लस का AC आएगा और प्लस B, -B की जगह प्लस B हो जाएगा। यहाँ पर 1 + C² और गुना करेंगे प्लस का A² और माइनस का ABC, -A का अंदर गुणा किया और प्लस का ABC और प्लस का B²। ABC कट जाएगा, क्या बचेगा 1 + A² + B² + C²। ये हमको सिद्ध करना था। अगली एक्सरसाइज है 4.2। 4.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी है, सारणिकों की कुछ प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, उनको लिखने होंगे। सारणिक के गुणधर्म, सारणी के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। पहला गुणधर्म है कि यदि किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक की समस्त पंक्तियों और स्तंभों की समस्त पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए,
के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान से पढ़ेंगे इस पहली प्रॉपर्टी को। यदि किसी सारणी में समस्त पंक्तियों को और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई अंतर नहीं होगा। फिर से पढ़ेंगे, यदि किसी सारणी की समस्त पंक्तियों और समस्त स्तंभों को परस्पर यानी कि आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का मान एज रहेगा, उसका आंसर सेम रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। 3 गुना 3 का डेल्टा बराबर 1 0 2 4 5 1 3 2 0। एक सारणिक है, इसको हल करेंगे। बराबर पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर रहा हूं 1, अगला है 0, उससे अगला है 2। पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, चिन्ह लगा देंगे प्लस माइनस प्लस। सारणी को भरेंगे, 1 को दबाया जाएगा इस तरह से, क्या बचेगा 5 1 2 0। नेक्स्ट है 0, 0 को दबाएंगे 4 1 3 0। नेक्स्ट है प्लस का 2, क्या बचेगा 4 5 3 2। जो हमने सारणी की मानी थी 3 क्रम की, 3 इंटू 3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है ये क्रम, तो इसको हल कर रहे हैं। इस सारणी को जब हल करेंगे तो क्या आएगा 1 गुना 0 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 8 माइनस 15 माइनस का 2 और प्लस 2 इंटू माइनस का 7। तो इस सारणी का मान आएगा माइनस का 2 और माइनस का 14 माइनस का 16। अब हम इसमें पहला गुणधर्म लगा रहे हैं। तो आंसर है -16, याद रखना। समस्त पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने पर पहला गुणधर्म लगा रहे हैं। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इस लाइन को मिटाकर के R इंटरचेंज C, यानी कि R का मतलब क्या होता है रो पंक्ति और C का मतलब होता है कॉलम। पंक्ति स्तंभों को सबको बदल रहे हैं। अगर हमने इस तरह लगाया तो इसका मतलब हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को ही बदल रहे हैं। यहाँ पर R और C का मतलब समस्त पंक्ति और समस्त स्तंभों को चेंज कर रहे हैं। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, सारणी क्या हो जाएगी हमारी, इस पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 1 0 2 1 0 2 और 4 5 1 पंक्ति में है, स्तंभ में चेंज कर रहे हैं 4 5 1 3 2 0 3 2 0। हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, क्या होता है, ये होता है ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त। वहां पर हम पढ़ा था कि एक ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, यानी कि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो वहां पर क्या होता था, परिवर्त आव्यूह की परिभाषा होती है कि यदि किसी मैट्रिक्स की या आव्यूह की समस्त पंक्तियों स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स एक
परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है, उसका परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है जिसका हमने चेंज किया है। तो प्रश्न को हल किया था इसको और आंसर आया था इसका -16। और अब हम गुणधर्म नंबर 1 लगा रहे हैं, समस्त पंक्तियों स्तंभों को बदल रहे हैं। अगर बदल दिया, बदलने के बाद सारणी को हल करेंगे तो सारणी पर जो मान आएगा वो -16 ही आना चाहिए, +16 नहीं आना चाहिए। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सारणी की वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ पर भी 16 आंसर आएगा और इन सबको चेंज करने के बाद समस्त पंक्ति स्तंभों को तब भी आंसर 16 आएगा। हल करके चेक करते हैं। 1 4 पहली पंक्ति के अनुदिश ही प्रश्न कर रहा हूँ, 4 इसी के अनुदिश कर सकते हो आप लोग। 3 प्लस माइनस प्लस चिन्ह लगा दिए, इस तरह से 1 को दबाएंगे। 5 2 1 0 4 है नेक्स्ट, क्या बचेगा 0 2 2 0 और अगला है 3 को दबाएंगे, क्या बचेगा 0 5 2 1 यानी कि 1 गुना 0 -2 -4 इंटू 0 -4 प्लस 3 इंटू 0 -10 -2 प्लस का 4 इंटू 4 16 और -30 कितना हो जाएगा -32 30 और 2 32 और प्लस का 16 32 में से 16 घटाएंगे, यहाँ पर -16 बचेगा। क्या देखा हमने कि किसी सारणी का मान ज्ञात किया -16 है। इस टाइम यहाँ पर पहला गुणधर्म हमने लगाया, पहली प्रॉपर्टी लगाई, यानी कि समस्त पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदला, तब सारणी को हल करेंगे तब भी आंसर -16 ही आएगा, एच जाएगा। तो पहला गुणधर्म हमारा क्लियर हुआ। यदि किसी सारणी की सारी पंक्ति और स्तंभों को चेंज कर दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर सकते हैं, स्तंभ और पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है सारणी के मान पर। अगला गुणधर्म है गुणधर्म नंबर 2। क्या है, यदि एक सारणी की कोई भी 2 पंक्तियों को, समस्त पंक्ति स्तंभों को नहीं, किन्हीं 2 पंक्ति स्तंभों को आपस में, या तो किन्हीं 2 पंक्तियों को या किन्हीं 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए या परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा। सारणी का जो मान है 16 था, यहाँ पर 16 का 16 ही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे उस सारणी को हल किया था अपन ने, -16 आया था आंसर। अगर उस सारणी की कोई भी 2 पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए तो आंसर आएगा +16। या फिर 2 स्तंभों को, कोई भी 2 स्तंभों को, पहला तीसरा या पहला दूसरा, इसी तरह पंक्ति, कोई सी पंक्ति पहली और तीसरी आपस में चेंज कर दो, या दूसरी तीसरी आपस में चेंज कर दो, या फिर पहली दूसरी आपस में चेंज कर दो। कोई सी भी 2 पंक्तियों को या फिर कोई भी 2 स्तंभों को आपस में चेंज करने पर आंसर तो वही रहेगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा, आंसर आएगा +16। तो क्या है, यदि किसी सारणी की कोई भी 2 पंक्तियों या स्तंभों अथवा स्तंभों, कोई भी 2 पंक्तियों को परस्पर बदल दिया जाए या परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का
संख्यात्मक मान तो वही रहेगा लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक सारणिक है डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 3 1 4 5 2 6। इस सारणिक को आप लोग हल करना। मान के चलते हैं इस सारणिक का मान इसका 20 आता है। इस सारणिक का प्रसरण करने के बाद, इसको हल करने के बाद इस सारणिक का जो आंसर आता है -20 आता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, इस सारणिक आप लोग हल जरूर करना है। जब नोट्स बनाते हो तो उस टाइम इस सारणिक को हल करके एग्जाम्पल गुणधर्म नंबर 2 का एग्जाम्पल जरूर देना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यदि किसी सारणी की कोई भी 2 पंक्तियों, सेकंड गुणधर्म हम यूज कर रहे हैं इसमें, 2 पंक्तियों को बदल लो, कोई भी 2 पंक्तियों को या फिर कोई भी 2 स्तंभ हो। क्या कर रहे हैं, ऐसा करते हैं हम, कोई भी 2 पंक्ति कौन सी बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं पहली और तीसरी बदल लेते हैं। चलो पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति को आपस में चेंज कर रहे हैं। तो डेल्टा बराबर लिखना क्या होगा यहाँ पर कि R1 और R3 संक्रिया, हमने क्या लिखनी यहाँ पर, संक्रिया लगाइए कि संक्रिया R1 इंटरचेंज R3 को आपस में चेंज कर रहे हैं। गुणधर्म नंबर 2 लगा रहे हैं। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा 5 2 6। R1 को R3 में और R3 को R1 में चेंज कर रहे हैं। 5 2 6 यहाँ पर ले रहा हूँ और 3 1 4 एजीपीज रहेगा क्योंकि हमने चेंज किया नहीं है, और 1 2 3 यहाँ है। उसके बाद इस सारणिक को यदि हम हल करते हैं, जब सारणिक को इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा +20। आंसर क्या आएगा, +20 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक संक्रिया और लगा रहे हैं हम। अब हम संक्रिया इसमें नहीं लगा रहे हैं, अब हम संक्रिया लगाएंगे इसमें। 2 पंक्ति आपस में चेंज कर दी तो चिन्ह बदल जाता है सारणिक का। 20 की जगह -20 की जगह +20 हो जाएगा। अगर +20 होगा तो -20 होगा, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस। ये सारणिक और ये सारणिक बराबर है आपस में, माइनस का और इसका मान कितना आएगा, 20 आएगा। तो इस टाइम इसका आंसर आता है +20। आगे बढ़ते हैं। अब मैं लगा रहा हूँ कि ये वाला स्तंभ और इस वाले स्तंभ को मैं चेंज करना चाहता हूँ, स्तंभ यानी कॉलम। तो संक्रिया कौन सी लगेगी, C2 दूसरा कॉलम और C3 तीसरा कॉलम। आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, आपस में परिवर्तित हो रहे हैं। C2 C3 इसमें लगा रहा हूँ, इसमें नहीं लगा रहा हूँ। तो अपना सारणिक आएगा, वो सारणिक यहाँ पर हो जाएगा 5 3 1 6 4 3। इस स्तंभ को यहाँ पर, इस स्तंभ को यहाँ पर 2 1 2। अब जब इस सारणिक को हम हल करेंगे, तो आंसर आएगा -20। इस तरह से चेंज होता जाएगा। संख्यात्मक मान तो वही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाता है। दोबारा पढ़ लें एक बार गुणधर्म नंबर 2 को। यदि किसी सारणी की कोई भी 2 पंक्तियों या फिर कोई भी 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाता है तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। नेक्स्ट है
सारणी की कोई भी दो पंक्तियों यदि एक सारणी की कोई भी दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ के सभी अवयव समान है तो सारणी का मान शून्य होता है। किस तरह से देखिए, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां अथवा स्तंभ कोई भी दो पंक्तियां अथवा कोई भी दो स्तंभ समान है तो उस सारणी का मान, ध्यान से पढ़ेंगे, उस सारणी का मान शून्य होता है। उस सारणी का मान शून्य होता है, यानी कि वो सारणी जो है शून्य के बराबर होती है, यानी उसका आंसर ही 0 है। तो यदि एक सारणी की कोई भी दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है तो उस सारणी का मान शून्य होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। डेल्टा बराबर दो क्रम कर लो, दो क्रम में तो दो ही खैर पंक्ति होती है, 3 क्रम में लेते हैं, 2 4 3 1 1 5 2 4 3। ध्यान से देखिए, ये जो एग्जाम्पल है इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है? गुणधर्म नंबर 3 क्यों लग रहा है? यहाँ पर देखेंगे कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अवयव क्या है? समान है, इसलिए इस सारणी का मान 0 होता है। आप लोग इस सारणी का प्रसरण करके हल जरूर करेंगे। प्रसरण जरूर करना, इसका 2 4 3 को इस तरह दबाएंगे, हल करना, प्रसरण करना, इसका आंसर शून्य आएगा। और क्यों आएगा इसका कारण देख लो, चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे इस तरह लिखेंगे कि चूंकि R1 बराबर है R3, इसलिए सारणी का मान 0 होगा। तो क्या है गुणधर्म 3? यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति अथवा कोई भी दो स्तंभों के सभी अवयव समान है तो सारणी का मान शून्य के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में पहली और तीसरी पंक्ति के सभी अवयव समान है तो इस सारणी का मान 0 होगा। हल करके जरूर देखना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं एक और। डेल्टा बराबर 7 4 3 5 2 5 4 और इस सारणी को देखते हैं। इस सारणी में ध्यान से देखेंगे कि इस सारणी को हल करने के बाद भी इसका आंसर भी शून्य ही आएगा, क्योंकि पहला और दूसरा स्तंभ इक्वल है, यानी कि C1 = C2। पहला स्तंभ और दूसरे स्तंभ के सभी अवयव समान है, इसलिए इस सारणी का मान भी शून्य होगा। इन दोनों एग्जाम्पलों का प्रसरण करके आप लोग जरूर देखेंगे। उससे क्या है कि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और पता भी चल जाएगा गुणधर्म नंबर 3 सत्य है या असत्य है। नेक्स्ट 4 नंबर, चौथी प्रॉपर्टी है
अथवा स्तंभ, यदि किसी सारणी की कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं, सभी अवयव शून्य हैं, तब सारणी का मान शून्य होता है, सारणी का मान शून्य होता है। पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टी है। यदि किसी सारणी की कोई भी एक पंक्ति अथवा कोई भी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य है, तीनों के तीनों अवयव शून्य है, तो सारणी का मान शून्य होता है। एग्जाम्पल क्या है, डेल्टा बराबर 1 3 0 0। दूसरा एग्जाम्पल 5 3 0 4 3 0 7 1 0। दूसरा एग्जाम्पल तीसरा देखते हैं 5 4 6 10 3 1 और 0 0 0। प्रसरण करके चेक जरूर कर सकते हो तुम। यहाँ से क्या है, इसमें चूंकि R2 दूसरी पंक्ति R2 के सभी अवयव शून्य है, दूसरी पंक्ति के सभी अवयव शून्य है, तो इस सारणी का मान क्या है, 0 आएगा। हल करेंगे, एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद देखते हैं इस सारणी का मान भी 0 आएगा, इस सारणी का मान 0 आएगा। कारण क्या है, इसका कारण क्या है, चूंकि C3 तीसरा कॉलम तीसरा स्तंभ के सभी अवयव 0 है। इसका कारण क्या है, R3 तीसरी पंक्ति के सभी अवयव शून्य है, इसलिए सारणी का मान शून्य होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5। तो 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी सारणी की पंक्ति, कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ, ध्यान से सुनेंगे, यदि किसी सारणी की कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ के जो सहखंड है, उनके सहखंड है, उनके अन्य सहखंडों से गुणा किया जाए, अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा किया जाए, तो सारणी का मान शून्य होता है। तो क्या लिखेंगे, सारणिक या फिर किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ, किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणनफलों का योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू, एक हमारा सारणिक है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, तो हम पहली पंक्ति लेते हैं या फिर कोई भी स्तंभ ले सकता है। किसी सारणी की पंक्ति का गुणा, यानी कि इन अवयवों को गुणा किससे करेंगे? किसी अन्य पंक्ति या किसी अन्य स्तंभ, मान के चलो ये लेते हैं, अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ ये लेते हैं कि संगत सेकंडों से गुणनफलों का योग। तो इसका सेकंड क्या है? सेकंड देखेंगे, इसका सेकंड है F31, F32, F33। ध्यान देंगे, किसी पंक्ति, सारणी की किसी पंक्ति का अन्य पंक्ति के सेकंडों द्वारा, सारणी की किसी पंक्ति का अन्य पंक्ति के सेकंडों से संगत गुणनफलों का योग, यानी कि डेल्टा बराबर E11 F11, अन्य पंक्ति के सेकंडों द्वारा गुणनफल हो रहा है, संगत गुणनफल, प्लस उसका योग भी साथ साथ A12 का गुणा F32 से कर रहे हैं, प्लस A13 का गुणा F33 से कर रहे हैं, तो इसका योग क्या होता है? 0 होता है। इस तरह से और भी बहुत एग्जाम्पल है, जैसे मान के चलो ये ले रहे हम पहले, A11 गुणा F12 प्लस A21 गुणा F21 प्लस A31 गुणा F32, 22 आएगा ये, 12, 22, 32, 12, 22 और 32, इसका योग भी 0 होता है। परंतु यदि संगत गुणनफल किया जाए, उसी पंक्ति का उसी के सेकंडों द्वारा संगत गुणनफल किया जाए, तब सारणी का मान 0 नहीं होता है, तब सारणी डेल्टा के बराबर ही रहेगी। जैसे मान के चलो हम पहली पंक्ति को ही लेके चलते हैं, तो हमारा सही सूत्र क्या है? यहाँ पर देखिए, डेल्टा बराबर, या फिर इस तरह से हम गुणनफल करें, A11 का F11 से प्लस A12 का F12 से, अवयव का उसी के संगत सेकंड से गुणा कर रहे हैं, प्लस A13 का F13 से, तब इस सारणी का मान डेल्टा के बराबर आएगा। और भी ले सकते हैं, जैसे मान चलो तीसरा स्तंभ लेते हैं, A13 F13 प्लस A23 का गुणा F23 से, प्लस A33 का गुणा F33 से, तब भी इस सारणी का मान 0 नहीं आएगा, डेल्टा के बराबर ही आएगा, संख्यात्मक मान आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इस तरह से इस गुणधर्म को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ये हमने कहाँ पर यूज किया था? इस सहखंडों का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात करना, वहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी काम में ली थी, जो हम कर चुके पहले। नेक्स्ट है छठा गुणधर्म, सारणी के कुछ गुणधर्म है, इनकी सहायता से हम बड़े बड़े सारणिकों को सिद्ध करेंगे। उसके लिए हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, उससे क्या क्वेश्चन छोटा होता है इन प्रॉपर्टी को लगाने से। तो नेक्स्ट है, मान के चलो यदि डेल्टा एक सारणिक दे रखी है और ये सारणिक किस में है? x में है, डेल्टा x लिख सकते हैं या फिर डेल्टा बराबर भी लिख सकते हैं। और सारणिक हमको दी गई है इस तरह से, इसके अंदर 3 अवयव मात्र, R1, R2, R3, इस तरह ये एक सारणिक हमको दी गई है, वर्ग मैट्रिक्स वाली सारणिक नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तब कहेगा कि इसका अवकलन कीजिए। तब हम अवकलन किस तरह से करेंगे? ध्यान से देखेंगे कि अवकलन होगा d/dx, x के रेस्पेक्ट में अवकलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो फलन दिया गया है वो x में दिया गया है, जो R1 है वो x में है, इसके जगह कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पर x, 2x, 4x, कुछ भी, तो x के फलन नहीं है सारे d/dx डेल्टा x, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा डैश x इज इक्वल टू
प्लस उसके बाद R1 को एज इट इज लिखना है और R2 का डिफरेंशियल करना है R3 एज इट इज प्लस आपकी बार लास्ट में R1 और R2 को एज इट इज लिखना है और R3 का डिफरेंशियल करना है x के रेस्पेक्ट में। इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। एग्जांपल देखते हैं। यदि डेल्टा बराबर दिया गया है x1 2 0x2 1 और 1 1x3, तब डेल्टा डैश x बराबर आएगा। सबसे पहले हम पहली पंक्ति का डिफरेंशियल करेंगे। पहली पंक्ति का डिफरेंशियल क्या होगा? x का डिफरेंशियल 1 और इन दोनों का 0 0 अचर है 0 0 x के रेस्पेक्ट में। बाकी R2 और R3 जो रो है R2 और R3 उनको एज इट इज लिखना है 0x2 1 1x3। यहाँ पर ये वर्ग मैट्रिक्स नहीं लग रहा है, लेकिन ये वर्ग मैट्रिक्स है। R1 का R2 का R3 का मतलब होता है पंक्तियाँ, वैसे है ये वर्ग मैट्रिक्स। प्लस उसके बाद क्या करते हैं, पहली और तीसरी पंक्ति को एज इट इज लिखेंगे और दूसरी का डिफरेंशियल करना होता है 0 2x 0 प्लस लास्ट है x1 2 और 0x2 1 और इसका डिफरेंशियल करेंगे। अब तीसरी R3 का डिफरेंशियल होगा लास्ट में 0 0 3x2। ये इसका आंसर आता है। सारणिक और मैट्रिक्स में फर्क क्या है? देखिए, मान के चलो हमको ये बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है 4 3 1 और 5, छोटा मैट्रिक्स है, या फिर ऐसा कर सकते हैं इस तरह से। मैट्रिक्स के अंदर से हम कॉमन अगर लेते हैं, ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स के अंदर अगर कॉमन लेते हैं, इस टाइम कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। वो 4 3 6 5 में से, क्योंकि प्रत्येक अवयव से कॉमन आता है मैट्रिक्स के अंदर। और यही अगर सारणिक होती इस तरह से 4 3 6 5 इस तरह से, अब सारणिक में अगर ये बदल जाती है मैट्रिक्स, तो इस टाइम सारणिक के अंदर कॉमन आ रहा है, मैट्रिक्स में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। एक चीज ध्यान देंगे कि मैट्रिक्स के अंदर चारों अवयवों से कॉमन आता है, और अगर किसी संख्या से बाहर से गुणा करते हैं तो चारों ही अवयव से गुणा होता है। कॉमन की बात चल रही है पहले, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है इस जगह पर, और इसमें से कॉमन आता है यहाँ पर 2। यहाँ पर प्रत्येक सारणिक के अंदर प्रत्येक अवयव से कॉमन नहीं आता है। यहाँ पर हमको या तो R1 से या R2 से या C1 से या C2 से, किसी एक पंक्ति से या किसी एक स्तंभ से अलग अलग कॉमन लेना होता है। तो यहाँ लाइन क्या लिखी जाती है यहाँ पर बीच में कि C1 से क्या लिखनी है, यहाँ पर C1 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर, तो 2 कॉमन इस तरह से लिया जाता है 2, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 और 3, 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पर सेम लिखा जाएगा। अब कॉमन लेने के बाद कॉमन इस तरह से है, अब गुणा करते हैं। मान के चलो हमारे पास A बराबर एक मैट्रिक्स ये दिया गया है, तो हमसे कहता है कि 3A ज्ञात कीजिए। 3A कैसे ज्ञात करेंगे? 3 से इधर गुणा किया तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 12, तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे 9, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 18, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 15। कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स के अंदर अगर किसी संख्या का गुणा किया जाए, अचर संख्या का गुणा किया जाए, तो प्रत्येक अवयव से उस अचर संख्या का गुणा होता है।
होता है, चारों अवयवों से इस टाइम यहाँ पर होगा। अगर बड़ा मैट्रिक्स होता तो सबसे होता, गुणा सबसे होता है 3 का गुणा, जो हम पहले मैट्रिक्स में कर चुके हैं। अगर कहता है कि 3 मोड ऑफ ए ज्ञात कीजिए, सारणी का प्रश्न है, तो हम इस प्रश्न में 3 इधर लगाएंगे। अब हम प्रश्न की सिचुएशन देखेंगे कि 3 जो गुणा करना है आपको, कहाँ गुणा करना है। या तो आप लोग इससे गुणा करो 12 और 9, इसको हटा दो यहाँ से, और 12 और 9 10। या इससे नहीं करना है तो इससे कर लो, इससे नहीं करना तो इससे कर लो, या फिर इससे कर लो। किसी एक पंक्ति से या किसी एक स्तंभ से गुणा होता है, प्रत्येक अवयव से गुणा नहीं करना है। ध्यान रखना इस बात का। किसी अचल संख्या का अंदर गुणा करते हैं तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से ही गुणा होता है। सारणी के अंदर मैट्रिक्स में प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। नेक्स्ट है सातवां गुणधर्म, हम लोगों ने 2 मैट्रिक्सों का गुणा पहले सीख लिया है। जैसे A इक्वल टू कोई भी एक मैट्रिक्स इस तरह से दे रखा है तो हमसे A प्लस A योग हमने सीख लिया, पहले जोड़ना सीख लिया। दोनों को 2 बार जोड़ना है और ईच जो एलिमेंट है प्रत्येक वो संगत एलिमेंट से ही जुड़ते हैं। अगर हमसे पूछा जाए A गुणा A, तो ये टॉपिक कौन सा होगा कि 2 मैट्रिक्सों का गुणनफल, A के साथ ही गुणनफल हो रहा है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है B इक्वल टू कोई नया मैट्रिक्स इस तरह से दिया जाए और कहे कि A गुणा B ज्ञात कीजिए, AB, या फिर B A ज्ञात कीजिए। वो चीज़ हम जानते हैं पहले से, किस तरह से गुणा किया था मैट्रिक्सों का। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस तरह से हमने गुणा सीखा था। यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर क्या है, सारणिक का सारणिक से गुणनफल या सारणिकों का गुणनफल। नेक्स्ट है 7 नंबर गुणधर्म, सारणिकों का गुणनफल। पहला है पंक्ति का पंक्ति से, पंक्ति का पंक्ति से। इस गुणधर्म से मात्र 1-2 क्वेश्चन है जो हल करने हैं। पंक्ति का पंक्ति से गुणनफल मान के चलिए, छोटा ही एग्जाम्पल लेते हैं। A1 B1 A2 और B2 एक सारणी ये दी गई है और कहता है कि इसका इस सारणी के साथ गुणा कीजिए, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2। तो भी क्या है हमारा, ये गुणधर्म हटा देना, 6 गुणधर्म लास्ट थे और यह नया सारणिकों का गुणनफल। पहला गुणनफल किस तरह से कर सकते हैं हम, पंक्ति का पंक्ति से। ये 2 सारणी इस तरह से है, छोटा एग्जाम्पल लिया है 2 × 2 का। पहला सारणी इस तरह से है, दूसरा इस तरह से, दोनों का गुणा करना है। और गुणा कैसे करना है, पंक्ति का पंक्ति से गुणा। तो क्या करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा पहली पंक्ति से, A1 अल्फा 1 प्लस A2 A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1, इस तरह से करना होगा। पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से, पंक्ति का पंक्ति से गुणा चल रहा है। A1 अल्फा 2 और प्लस B1 बीटा 2, 2 सारे का गुणनफल। पहली पंक्ति क्लियर, दूसरी पंक्ति पर आइए। इस पंक्ति का इस पंक्ति से गुणा करो, A2 अल्फा 1
प्लस D2 बीटा 1 और इस पंक्ति का इस पंक्ति से गुणा करेंगे A2 अल्फा 2 प्लस D2 बीटा 2। हमारे सिलेबस में ये काम आ गई, इसी पर क्वेश्चन है। सेकंड है जो वो है पंक्ति का स्तंभ से, जो आप लोग जानते हैं पंक्ति का स्तंभ से। जिस तरह से हम मैट्रिक्स गुणा किया था, दो मैट्रिक्स को गुणनफल, उसी तरह से इसका गुणा होता है। इसी एग्जांपल लेते हैं A1 B1 A2 B2। इसका गुणा करना है दूसरे सारणिक से अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 बराबर आएगा पंक्ति का स्तंभ से गुणा चल रहा है सारणिकों में A1 अल्फा 1 प्लस B1 अल्फा 2। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। नेक्स्ट है पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। A1 बीटा 1 और B1 बीटा 2। पहली पंक्ति क्लियर हो, दूसरी पंक्ति पर आते हैं। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा चल रहा है A2 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2। उसके बाद है A2 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2। ये गुना इस तरह से करेंगे दो सारणिकों का गुणनफल। पंक्ति का पंक्ति से या पंक्ति का स्तंभ से गुना इस तरह से होता है। अगली वीडियो में हम 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जितने भी गुणधर्म है इनको उतारना है और याद करना है। अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। 4.2 स्टार्ट करेंगे उसमें। उससे पहले इन सब का नोट्स बनाएं, पढ़ें, बार बार रिवीज करें। धन्यवाद।